पे मेरे यूट्यूब चैनल क्लासमेट बाय सूरज गुप्ता। आज हम लोग 23 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर को क्लियर करने जाएंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, उस कार्बन टैक्स का नाम क्या है जिसे ब्रिटेन 2027 से स्टील और एल्युमिनियम जैसी सामग्री की आयात पर लागू करने की योजना बना रहा है। तो उसका सही आंसर होगा कार्बन बॉर्डर टैक्स। चलिए समझते हैं ये कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट के बारे में। व्हाट इज कार्बन बॉर्डर टैक्स? बोल रहा है कार्बन बॉर्डर टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि मान लीजिए कंपनी, एक देश है ए और एक देश है बी। ए डेवलप्ड देश है और बी डेवलपिंग देश है। डेवलप मतलब जो पूरी तरह से अभी डेवलप हो चुका है, मतलब डेवलपिंग कंट्री की तुलना में वो जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप है उसका कंट्री। और डेवलपिंग मतलब अभी डेवलप कर रहा है। तो डेवलप कंट्री क्या करेगी, डेवलपिंग कंट्री से कुछ ऐसे प्रोडक्ट को आयात करेगी जिसमें कार्बन इमिशन होगा, लाइक स्टील, आयरन, ये जितने भी प्रोडक्ट है जिसमें से आयरन कार्बन इमिशन होता है, उन पर ये टैक्स लगाएगी। कौन टैक्स लगाएगी? डेवलप कंट्री। किस पर? डेवलपिंग कंट्री के ऊपर। डेवलपिंग कंट्री से ये क्या करेगी? इंपोर्ट करेगी। क्या इंपोर्ट करेगी? आयरन इंपोर्ट करेगी, स्टील इंपोर्ट करेगी, ये इसके अलावा एल्यूमिनियम इंपोर्ट करेगी। ये सारे के सारे, उसके अलावा आप सीमेंट भी ले सकते हैं। बहुत सारे जो भी आइटम जो कार्बन इमिशन होता है वो सारे के सारे चीज़ पर ये क्या करेगी? टैक्स लगाएगी। कौन? डेवलप्ड कंट्री। किसके ऊपर लगाएगी? डेवलपिंग कंट्री के ऊपर लगाएगी। यहाँ से ये लोग स्टील, आयरन, एल्युमिनियम, कार्बन को परचेस करेगा और परचेस करने के बाद डेवलप कंट्री उसको अगर अपने फैक्ट्री में यूज़ करती है, फैक्ट्री में यूज़ करने के दौरान वहाँ पर जितने भी कार्बन इमिशन होगा उसके तहत डेवलप कंट्री डेवलपिंग पर कंट्री पर क्या करेगी? एक टैक्स लगाएगी। वही यहाँ पर आपको बता रहा है। और ये किस लिए कर रहा है? ये इमिशन को कम करने के लिए कर रहा है। इसका पर्पस क्या है? इट डिस्करेज इमिशंस। ठीक है, इसका पर्पस है इट डिस्करेज इमिशन। यूरोपियन यूनियन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन क्या है? इसमें बोल रहा है द टैक्स इज अ पार्ट ऑफ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये जो CBT है, कार्बन बॉर्डर टैक्स, यह किसका पार्ट है? यह पार्ट है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का एक पार्ट है, जो कि कहाँ का है? यूरोपियन यूनियन का ही है। दूसरा नंबर बोल रहा है द यूरोपियन यूनियन हैज़ डिक्लेयर्ड टू कट इट्स कार्बन इमिशन बाई एटलीस्ट 55% 2030। यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि 2030 तक हम लोग अपने कार्बन इमिशन में 55% की कटौती करेंगे। 55% की क्या करेंगे? कटौती करेंगे। लेकिन अभी तक पूरा अचीव नहीं हो पाया है। अभी कुछ ही अचीव हो पाया है। समझ लीजिए 55 में 50% अचीव हो चुका है, 55 में 50% से ज़्यादा अचीव हो चुका है। अभी और भी बाकी है। इसका टारगेट इन्होंने 2030 तक रखा है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज कार्बन लीकेज। कार्बन लीकेज है क्या? यहाँ पर देखिए बोल रहा है बिजनेसेस कैन पोटेंशियली साइड स्टेप दिस सिंपली बाय मूविंग प्रोडक्शन टू ए कंट्री विथ लेस स्ट्रिजेंट रूल, अ प्रैक्टिस कॉल्ड कार्बन लीकेज। कहने का मतलब है, इसे यहाँ पर समझते हैं। कंट्री ए और कंट्री बी, ये दो कंट्री हैं। ठीक है। कंट्री ए जहाँ पर कार्बन इमिशन का बहुत ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट है, वो क्या करेंगे? वहाँ के बिजनेसमैन उठकर किसी ऐसे देश में जाएंगे जहाँ पर कार्बन इमिशन का रूल जो है वो बहुत कम स्ट्रिक्ट है। ये उस देश में जाकर अपना बिजनेस को स्टेबलाइज्ड करेंगे ताकि कार्बन इमिशन जो टैक्स है वो उन्हें कम भरपाई करना पड़े। इसे ही कहा जाता है कार्बन लीकेज। तीन चीज़ आपको समझ में है। व्हाट इज कार्बन बॉर्डर टैक्स, EU क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड व्हाट इज कार्बन
लीकेज। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो आपको समझाना मैंने जरूरी समझा। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बोला हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 में हरियाणा किसको हराकर विजय हुआ। इसमें से बोल रहा है कि हरियाणा ने किसे हराया 2023-24 का विजय हजारे ट्रॉफी। तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान को हराकर 2023-24 का जो विजय हजारे ट्रॉफी है उसे जीत लिया है। किसने? हरियाणा ने जीत लिया है। ठीक है, आइए करंट चैंपियन फर्स्ट टाइटल हरियाणा, फर्स्ट एडिशन हुआ था 1993-94 में। फॉर्मेट क्या है? ए ग्रेड के क्रिकेटर्स यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। लेटेस्ट एडिशन अभी जो हुआ जिसे हरियाणा ने जीत लिया है, ठीक है, 2023-24 का मोस्ट सक्सेसफुल, कहने का मतलब है विजय हजारे ट्रॉफी को सबसे ज़्यादा बार किस स्टेट ने जीता है तो वो होगा तमिलनाडु। 5 बार इन्होंने इस टाइटल को जीता है। नेक्स्ट एडिशन कब होगा? 2024-25 में। नंबर ऑफ टीम्स, टोटल कितने नंबर ऑफ टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? याद रखिएगा 38, टोटल 38 टीम जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं फिर से एक बार अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज कौन से देश के द्वारा दिया जाता है? इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी फिनलैंड के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड के द्वारा दिया जाता है। अब जेंडर इक्वालिटी प्राइज जो दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, जेंडर इक्वालिटी है क्या, ये हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जेंडर इक्वालिटी जो है किसी भी क्षेत्र में, जेंडर से आप लोग समझ रहे होंगे मेल और फीमेल की बात की जा रही है। कोई भी क्षेत्र हो, जैसे मान लीजिए नॉलेज का क्षेत्र हो, वर्क का क्षेत्र हो, वायलेंस हो, हेल्थ हो, टाइम, मनी, पावर, ये क्या है? जेंडर इक्वालिटी के बहुत सारे पार्ट्स हैं उनके। तो जैसे इन सभी चीज़ों में मेल एंड फीमेल दोनों का भागीदारी 50-50% होना चाहिए। जितना मेल का भागीदारी होना चाहिए उतना ही फीमेल का भागीदारी होना चाहिए, उसे ही जेंडर इक्वालिटी कहते हैं। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो वर्किंग क्षेत्र हो। वायलेंस के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वायलेंस महिलाओं के ऊपर होता है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? महिलाओं के ऊपर वायलेंस को कम किया जाएगा ताकि महिलाओं के ऊपर वायलेंस कम हो और वो फ्री माइंड होकर अपने तरक्की के लिए आगे की तरफ अग्रसर हो। हेल्थ में भी इनका पार्टिसिपेशन 50-50 होना चाहिए। टाइम भी इन्हें अपने वर्क में 50% देना चाहिए। मनी भी अर्न करना चाहिए इन्हें मेल की तुलना में। पावर भी इनका होना चाहिए मेल की तुलना में 50%, मतलब जितना एक मेल इनकम करता है, जितना एक मेल नॉलेज रखता है, जितना एक मेल का पावर होता है, जितना एक मेल वर्क करता है, जितना एक मेल मनी अर्न करता है, उतना ही सब कुछ महिला भी करेगी। इसे ही जेंडर इक्वालिटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोटैटो डिजीज़। उस पोटैटो डिजीज़ का नाम क्या है दैट हैज़ कॉज्ड सब्सटेंशियल डैमेज टू पोटैटो क्रॉप्स अक्रॉस वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। इस डिजीज़ की वजह से पंजाब के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहे हैं? पोटैटो ख़राब हो रहे हैं। तो वो कौन सा डिजीज़ है? तो याद रखिएगा लेट ब्लाइट उसे कहा जाता है। यही डिजीज़ की वजह से पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बहुत सारे क्रॉप्स जो है इस डिजीज़ की वजह से ख़राब हो रहे हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। कुछ क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न देखिए 3 तरह के होते हैं, एक रबी, दूसरा खरीफ, तीसरा जायद। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खरीफ में कौन कौन से एग्जाम्पल्स, कौन कौन से फसल आते हैं, ये याद रखिएगा। आपसे एग्जाम्पल्स पूछ सकता है आपके एग्जाम में। पैडी, मेज, जूट, कॉटन, बाजरा। रबी में वीट, मस्टर्ड, ग्राम,
एंड पीज। ठीक है। जायद फसल ये क्या होता है, रबी और खरीफ के बीच में जो सीजन बच जाता है, 2 या 3 महीने के बीच का रहता है, उसमें ये फसल उगाया जाता है, ये वाले क्रॉपिंग, जिसे जायद कहा जाता है। इसमें क्या उगाया जाता है, जितने भी पानी वाले फसल होते हैं लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड कुकुम्बर। समझ में आया? इतना तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून इंटर्ड होता है भारत में, यहाँ पर मैं मैप बना देता हूँ, जैसे कि यह भारत का साउथ ईस्ट, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो अरेबियन सी से, अरेबियन सी, और ये है बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी से मानसून आती है और भारत के वेस्टर्न वाले भाग को स्ट्राइक करती है। ठीक है। तो जैसे ही अरेबियन सी से मानसून, कौन सी मानसून आती है, साउथ वेस्ट, ये देखिए ये है साउथ और यह है वेस्ट, तो इसे साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। साउथ वेस्ट मानसून जैसे ही इंटर होता है तो सबसे पहले कौन से स्टेट को स्ट्राइक करता है, तो याद रखिएगा केरला। सबसे पहले मानसून जो है वो केरला स्टेट में आता है, उसके बाद अदरवाइज ऑल सारे जितने भी भारत है वहाँ पर मानसून का प्रभाव देखने को। तो साउथ वेस्ट मानसून इंटर करता है, तो उस समय हम लोग कौन से क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट करते हैं, तो खरीफ। सबसे पहले खरीफ करेंगे। ठीक है। ये जून से स्टार्ट होता है। जो मानसून स्टार्ट होता है साउथ वेस्ट मानसून, ये आपको जून महीना से स्टार्ट हो जाता है केरला में। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में छा जाता है। उसके बाद रबी का सीज़न आता है। रबी जो होता है वो ठंडे के सीज़न में उगाया जाता है। ये अक्टूबर से इसका सीज़न स्टार्ट होता है। किसका, रबी का। रबी का जो सीज़न होता है वो अक्टूबर मंथ से स्टार्ट होता है। अक्टूबर से आपको फरवरी तक ये चलता है, अक्टूबर से फैब तक। ठीक है। किसका चलता है, रबी का। जून से सितंबर तक किसका चलता है, खरीफ का। ठीक है। अक्टूबर से फरवरी तक रबी का चलता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जून है, यहाँ पर फरवरी है, तो मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीना, यही 3 महीना मैं बोल रहा था, खरीफ और रबी सीजन के बीच में जो मंथ बच जाता है, उस मंथ के बीच में कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न होता है, तो जायद होता है। याद रखिएगा, जायद, जिसमें वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड कुकुम्बर उगाया जाता है। ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको आगामी संस्करण का शीर्षक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी कहा गया है? आंसर होगा जनरल MM नरवणे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हुज फोर्थकमिंग मेंबर इज टाइटल्ड 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, दैट इज जनरल MM नरवणे। अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बोल रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया का मुकाबला करने के लिए सामाजिक जागरूकता और निमोनिया को निष्क्रिय करने की कार्यवाही अभियान शुरू किया है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मणिपुर। तो ये कार्रवाई कहाँ पर की जा रही है? मणिपुर में, जिसे शॉर्ट में सांस के नाम से भी जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चंस किया जा सकता है आपके एग्जाम में कि सांस का जो है फुल फॉर्म वो क्या होगा, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। इसके अलावा कुछ की पॉइंट देखते हैं। जो मणिपुर के स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर सपम रंजन सिंह, इन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस कैंपेन को क्या किया है? लॉन्च किया है 2023-24 के लिए। कहाँ पे? इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट मणिपुर।
कैपिटल इम्फाल, चीफ मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह, गवर्नर अनुसुई उकाई। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पाठ मित्रों ऐप का अनावरण किसने किया है? तो याद रखिएगा जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी ने किया है। क्यों किया है? चलिए की पॉइंट के बारे में। टारगेट है इनका जूट कल्टीवेशन एंड इनकम जनरेशन, किसान के इनकम को आगे बढ़ाने के लिए ये वाले ऐप को इन्होंने लॉन्च किया है। लॉन्च किसने किया है? रचना शाह। रचना शाह है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की सेक्रेटरी हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के सेक्रेटरी अभी कौन है? तो रचना शाह जी हैं। और इसके अलावा ये क्या कर सकता है ये ऐप? इट विल आल्सो फीचर्स इंफॉर्मेशन ऑन जूट ग्रेडेशंस, पैरामीटर्स, फार्मर सेंट्रिक स्कीम लाइक जूट केयर, वेदर फोरकास्ट, ये सारे कुछ ये ऐप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत ने 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। यह कितने एक फ्रांसीसी नेता राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 6वें। इसके पहले 5 आ चुके हैं, यह है 6वां। चलिए कुछ की पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देते हैं। इसके पहले जुलाई में मोदी जी फ्रांस विजिट किए थे। वेस्टाइल डे पैरेड, फ्रांस के वेस्टाइल डे पैरेड में मोदी जी जुलाई में वहाँ पर विजिट किए थे, पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, इसके बाद की पॉइंट नंबर 2 में प्रायर मैक्रोन, मैक्रोन के पहले और भी बहुत सारे लोग, जैसे ये 6वें थे तो 5 लोग और भी आए थे, जैसे फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जैकिस चिरैक वाज चीफ गेस्ट इंडियन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 1976-1998। इसके बाद द फॉर्मर प्रेसिडेंट वैलरी गिस्कार्ड d'Estaing, निकोलस सार्कोजी एंड द फ्रैंकोइस हॉलैंड 1980, 2008, 2016 में रेस्पेक्टिवली विजिट किए थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, पीएम मोदी इस बार फ्रांस में जाकर उनका 25वां एनिवर्सरी था। क्या चीज़ का? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इनका 25वां एनिवर्सरी था। किसके साथ? फ्रांस के साथ। ये भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, किस कंट्री के साथ 25वां स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील हुआ है? तो वो होगा फ्रांस। पॉइंट नंबर 4, लेटर इन सितंबर के मंथ में फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आए थे भारत और G20 समिट में भाग लिया था इन्होंने। और इस G20 समिट का प्रेसिडेंसी कौन किया था? याद रखिएगा इंडिया। अभी हाल फिलहाल में ही हुआ था सितंबर के मंथ में। ठीक है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस, एमेनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्न, ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदीप बात्रा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED ऑफ विच बैंक? ऑप्शन नंबर बी, RBL। ठीक है, सॉरी ICICI बैंक, RBL नहीं होगा, ICICI बैंक होगा। ठीक है, चलिए अब ICICI बैंक के ऊपर में थोड़ा कुछ चर्चा कर लेते हैं। इसका जो स्थापना दिवस था 1994, हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई, MD एंड CEO संदीप बख्शी। टैगलाइन क्या है? टैगलाइन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हम हैं ना ख्याल आपका। ठीक है, अब हाल फिलहाल में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत लोगों का चयन हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। CEO ऑफ इंडिफाई टेक्नोलॉजी संग्राम सिंह, पार्ट टाइम मेंबर ऑफ PFRD बोर्ड परमा सेन, किसको रिप्लेस किया है? एनी जॉर्ज को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंड। ठीक है, ये एक बोर्ड है, इसका पार्ट टाइम मेंबर किसे बनाया गया है? परमा सेन को। रिप्लेस किसे किया गया है? एनी जॉर्ज को। चेयरमैन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस राजीव
आनंद, रिप्लेस किसको किया गया है, अनलजीत जी को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे IBBI कहा जाता है, जितेश जॉन। MD ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, विनय M तोनसे। कब तक के लिए, टिल 2025 फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। Which bank has launched electronic bank guarantee, significant step forward in trade finance digital transformation? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा RBL बैंक। ठीक है, रिसेंट फैसिलिटी लॉन्च इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस अनवील्ड रिलायंस हेल्थ ग्लोबल, IndusInd Bank introduced Indus Solitaire program for diamond industry, Canara HSBC Life Insurance launch Alpha Wealth plan with option to alter premiums, प्रीमियम को अल्टर किया जा सकता है यानी बदला जा सकता है, नाम क्या होगा, अल्फा वेल्थ। IDFC फर्स्ट बैंक LIC कार्ड एंड द मास्टर 2 को लॉन्च क्रेडिट कार्ड, बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च नारी शक्ति सेविंग अकाउंट। ये सारे नए चीज़ जो है फैसिलिटी लाए गए हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस के सेक्टर में। तो आज ये 10 करंट अफेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैं लेकर आया था। इसका PDF भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।